गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन भी आपका एक रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि मैं बाहर हूं, आप सबको पता है, नोएडा में हूं। जनरली मैं कानपुर पाठशाला से मैं क्लासेस ले लेता हूं, लेकिन अभी मैं बाहर हूं, नोएडा आया हुआ हूं पीडब्ल्यू के ही बैच लॉन्च में। इस वजह से ये मुझे एक रिकॉर्डेड सेशन आपको आज भी देना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर को भी बहुत एनर्जी के साथ देखेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस लेक्चर को आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हालांकि मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसकी बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, और फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की भी बात प्यारे बच्चों करेंगे। और ये चैप्टर आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग उसके आगे की बात कर लेंगे, जो भी आप लोग चाहेंगे। क्वेश्चंस भी करेंगे, रिविजन्स भी करेंगे। भाई साहब, फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात आ गई, सर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? पिछले लेक्चर में ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया था कि भाई जब आप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक डालते हो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच वाला होता है, जिसको ईओ नाम दिया था हम लोगों ने, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से एक इनर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो जाता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन दोनों अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही थी, नेट पोटेंशियल घट रहा था, और सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ रहा था, राइट। लेकिन अगर हम लोग इसी लालच में इलेक्ट्रिक फील्ड को खूब बढ़ाते जाए कि भैया हमारा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो डाई इलेक्ट्रिक आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता मेरे प्यारे बच्चों जीवन में बुरी होती है। तो आप लोग भी कोई ऐसी चीज एक्सेस में मत करिएगा, है ना, कि घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं, मौज है तो मौज कर ही रहे हैं, रील चला रहे हैं तो दिन भर रील ही चलाते रह रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स भी देखो यही बात सिखाता है ना, कि आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक सर्टेन लिमिट है कि वहीं तक आप उसको बढ़ा सकते हो, उसके बाद वो डाई इलेक्ट्रिक आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आइए देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है हमारा। व्हेन द डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स, द डाई इलेक्ट्रिक देन बिहेव्स लाइक कंडक्टर। यानी कि ब्रेक डाउन होने पर वो डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, राइट। तो डेफिनेशन क्या कहता है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन डाई इलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग ब्रेक डाउन of its insulating property is called dielectric strength of that material। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि वो डाइइलेक्ट्रिक झेल सकता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यूनिट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो जनरली वोल्ट पर मीटर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखते हैं, बट यहां पर वो होता है किलो वोल्ट पर एमएम, राइट। यानी कि पोटेंशियल काफी ज्यादा हमें लगाना पड़ता है, तो जनरली वो किलो वोल्ट में होता है, और डिस्टेंस जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो एमएम में होती है। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला यूनिट है, बट स्टैंडर्ड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वोल्ट पर मीटर होता है, तो उसी को हम लोग ज्यादातर यूज कर लेते हैं। अब आ जाइए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक। देखो इंसान बड़ा कलाकार होता है, हमने कहा था जितना मिल जाए उतना उसके लिए कम होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़ इधर उधर वो करता ही रहता है। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, जरा सोचो, एक मान लो ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये कैपेसिटर का आपका दूसरा प्लेट है, इस पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक, दूसरे वाले पर हम लोगों ने निगेटिव चार्ज दिया। जब मैं ये बोलता हूं कि पॉजिटिव दिया निगेटिव दिया, इसका मतलब ये काम किसी एक सेल से हम लोग कर रहे होंगे, राइट। और प्लेट एरिया ए के बराबर है, इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। और अगर हम लोग इसके बीच में कोई एक यहां पर मीडियम फिल कर दें, इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों कोई एक मीडियम अगर हम लोग यहां पर फिल कर दें लाइक दिस, यानी कि एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम लोगों ने यहां पर क्रिएट कर दिया, और इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो थिकनेस है वो थिकनेस टी के बराबर है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो थिकनेस है वो हमारा टी के बराबर है, राइट।
और डाई इलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट है वो K के बराबर है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक फिल किया है, लेकिन वो डाई इलेक्ट्रिक हम लोगों ने पार्शियली फिल किया है, पूरे में डाई इलेक्ट्रिक फिल नहीं किया, राइट। तो एक मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या चीज है भैया, दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक विच इज पार्शियली फिल्ड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सिस्टम का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो फंडा उसका यही था कि भाई आप उसको कुछ चार्ज दीजिए जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, राइट। कैपेसिटेंस निकालने का भैया यही तरीका है। अब खेल यह है कि इस पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में आखिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जरा ध्यान से सोचना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलो ये आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इनर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो अपोजिट डायरेक्शन में थी, आप सबको याद होगा, इसका नाम मैं लिख रहा हूं EI, है ना, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं लिख रहा हूं EO। तो डाई इलेक्ट्रिक जो है, इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, क्या वो EO माइनस EI होगी, क्या वो EO माइनस EI होगी? सब लोग बहुत ध्यान से समझ लो भाई, क्या वो EO माइनस EI होगी? अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेटा अब यहां कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ना दो तरह के रीजन्स बन गए, दो तरह के रीजन्स बन गए। एक रीजन वो है ये डाई इलेक्ट्रिक वाला रीजन जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, और एक रीजन हो गया डाई इलेक्ट्रिक के बाहर वाला, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो या इसके बाहर चाहे राइट साइड का हो, जहां पर सिर्फ एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है हमारा आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डिस्टेंस, है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है ना। तो भैया फॉर्मूला सबको पता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। सो नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। सो वी नेट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में है, d माइनस टी डिस्टेंस में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों कितने डिस्टेंस में है, t डिस्टेंस में। ध्यान से देखो, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लेफ्ट में है, यहां राइट में है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल d में से अगर ये t घटा देंगे तो बोलो ये आउटर वाला डिस्टेंस आ गया है। और ये डाई इलेक्ट्रिक वाले में भाई साहब, डाई इलेक्ट्रिक वाले में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जिसको हमने कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दैट इज E नेट मल्टीप्लाइड बाई T। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A टाइम्स T। यहां पर हमें कॉमन मिल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो ये बनेगा D माइनस टी प्लस T बाई K। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है और हमारा इंटरेस्ट है कैपेसिटेंस में, तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V नेट। तो आप सिंपली चार्ज डिवाइडेड बाई ये वैल्यूज करो, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में है D माइनस टी प्लस T बाई K, यानी कि Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K, ये वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस की, राइट। यानी कि अगर कोई कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड है, पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक ना भरा हो, पार्शियली अगर वो फिल्ड कैपेसिटर है, तो बेटा उसका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K। क्लियर है सबको? सब लोग भाई ध्यान से देख लो इस डेरिवेशन को, क्या 100% क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका? एक एक कॉन्सेप्ट बोलो क्लियर है इसका, राइट। तो आ जाइए अब आगे की बात कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 यह है कि अगर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिल्ड हो, तो यानी कि अगर फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो,
फुल्ली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जरा सोचो, अगर डाई इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से भरा हुआ है तो क्या डी और टी मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा? डी और टी दोनों बराबर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जरा सोचिएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। तो इस टी की जगह आप डी लिख सकते हो, सो दैट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के। ये डी से डी हो गया कैंसिल, के जाएगा ऊपर, सो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी कि अगर कैपेसिटर पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भैया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। और ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, बट उस समय थ्योरेटिकल बात किया था, कूलम्स लॉ वाले बेसिस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। अभी मैंने आपको उसको डिराइव करके दे दिया है, राइट। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 ये है कि अगर वो डाई इलेक्ट्रिक मेटेलिक हो तो, अगर वो मेटेलिक हो यानी कि अगर वो कोई कंडक्टर हो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? देखो, किसी भी कंडक्टर के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। किसी भी कंडक्टर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल कितना होता है? कांस्टेंट होता है। अगर ये डाई इलेक्ट्रिक के कांस्टेंट इनफाइनाइट है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमारा इनफाइनाइट है तो जरा आप सोच लो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होने वाली है। कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है, के की जगह हम रखेंगे इनफाइनाइट, तो वो पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। इसका मतलब अगर कैपेसिटर प्लेट्स ये हैं और इनके बीच में मान लो टी थिकनेस का कोई मेटेलिक कंडक्टर रख दिया गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि टोटल डिस्टेंस अगर डी था तो उस डी में से इस टी को बिल्कुल निगलेक्ट मान लो, इसको मान लो है ही नहीं है, गायब करो इसको, डी माइनस टी कर दो और सिंपल लेकर सॉल्व कर लो। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर का आपने कोई एक मेटेलिक यहां पे कंडक्टर रख दिया है, तो भैया मैं डिस्टेंस फिर 20 माइनस 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर लेकर मैं सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। केस नंबर 3 ये है कि अगर मोर देन 1 डाई इलेक्ट्रिक हो तो, यानी कि अगर मोर डाई इलेक्ट्रिक्स की बात हम कर दें तो, एक से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक की हम बात कर दें तो क्या होगा? ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक्स हैं तो ये फॉर्मूला आपका थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो जो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं सबका थिकनेस हम ले लेंगे, अगर n डाई इलेक्ट्रिक्स हैं तो सबका थिकनेस हमने ले लिया डी माइनस टी, प्लस सभी के लिए टी बाई के ले लेंगे। सभी का टी बाई के बोलो अलग अलग होगा, तो सबके लिए हम क्या करेंगे? टी बाई के ले लेंगे और उसको हम लेकर एज इट इज यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन प्लस टी वन बाई के वन टी टू बाई के टू अप टू टी एन बाई के एन। तो इसको लेकर के, इस फॉर्मूले को लेकर हम सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये था, कोई भी कैपेसिटर अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो हम क्या करेंगे, राइट। फुल्ली फिल्ड होगा तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, वो तो सिंपल था। ये पार्शियली फिल्ड वाला बेटा जो डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ाया, दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछ दिया जाता है। लैंग्वेज बड़ा हल्का सा लिखना होता है, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, सर लैंग्वेज लिख दिया करो सर पूरा पूरा। भाई सिंपल तुमको लिखना है, लेट अस कंसीडर अ प्लेट ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी है, इट फॉर्म्स अ कैपेसिटर। एक डायग्राम बढ़िया सा बना दो, है ना। फिर यहां लिखो, एज वी नो दिस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, सो ई नेट इज इक्वल टू ईओ माइनस ई आई, है ना। उसके बाद आप यहां लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आप कह लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। उसके बाद ये लिख दो, बस ऐसी एक लाइन लिखनी होती है बेटा, बहुत ज्यादा उसमें कहानी नहीं लिखनी है। और मैं एक चीज और बता दूं, एज अ टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो टीचर्स उस कहानी को पढ़ते भी नहीं है जो आप लिखते हो, लेकिन लिखा होना चाहिए। टीचर देखते आपके यही स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप सही है तो वो पूरे पूरे नंबर देके आगे बढ़ते हैं आपको, राइट। वो कहानी पढ़ते नहीं है आपकी, जो भी आप लैंग्वेज में लिखते हो, लेकिन लिख देना चाहिए,
राइट। अब ये भी नहीं कि वो पढ़ते नहीं तो हम कोई गाना लिख दे बढ़िया, बहारों क्या बोलते हैं वो, फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये सब ना लिख देना कि लेट अस कंसीडर बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, उसके बाद नीचे डेरिवेशन कर दो ये वाला। ऐसा कलाकारी प्रभु ना करना है ना, ऐसा नहीं करना है। बाकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, और ये पहले जेई में आया हुआ एक्चुअली क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जेई में। तो आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे सीयूईटी हो, जेई हो, नीट हो, इवन अब बोर्ड्स भी, क्योंकि बोर्ड्स का लेवल भी तुम्हारे कम नहीं है। सीबीएसई बोर्ड का लेवल भाई साहब मैं बता रहा हूं कम नहीं है। कभी कभी तो मुझे सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखने में लगता है कि यार इसका लेवल बढ़िया है और जेई मेंस के क्वेश्चन हल्के लगते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है भाई साहब कभी कभी, राइट। तो कहने का मतलब यह है, इफेक्ट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। यानी कि कोई कैपेसिटर है, उसको हमने पहले चार्ज किया, फिर हमने बैटरी हटा दिया। भाई चार्ज बैटरी से करते हो, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया, अब हमने बैटरी को हटा दिया और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाला। तो ये हमें चेक करना है कि अगर अब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होगा, राइट। किन किन चीजों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज समझ लो, अगर बैटरी की मैं बात करूं, कोई भी सेल या बैटरी बेटा क्या करता है, सेल या बैटरी का काम क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर सेल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट रहेगा, अगर वो हट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसके हट जाने के बाद क्या कांस्टेंट होएगा, चार्ज, राइट। यानी कि अगर सेल हट गया तो चार्ज कांस्टेंट है, और अगर सेल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अब आ जाओ यहां पर देखो, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि सेल इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, तो बेटा क्या कांस्टेंट होगा, चार्ज। तो देखो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स क्यू नॉट, चार्ज एज इट इज रहेगा, चार्ज भैया कांस्टेंट रहेगा इस केस में, राइट। जरा देखो, Q बराबर CV होता है तो कैपेसिटेंस हमने C नॉट मान लिया, पोटेंशियल V नॉट मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल बटे डिस्टेंस होता है तो V नॉट बटे D हो गया। एनर्जी जो है वो हाफ CV स्क्वायर होता है तो वो एज इट इज हाफ CV स्क्वायर हो गया। आपका मन है CV स्क्वायर लिखो, C नॉट V नॉट जरूरी नहीं है, CV स्क्वायर आप एज इट इज जो है लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। सो चार्ज मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब चार्ज विल बी कांस्टेंट। यही एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बस यहां पर, बाकी सब सिंपल है, चार्ज कांस्टेंट होगा, दैट्स इट। चार्ज अगर कांस्टेंट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट देखो भैया, अगर तुमने डाई इलेक्ट्रिक डाला, अगर प्लेट्स के बीच में तुमने डाई इलेक्ट्रिक डाला, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा K टाइम्स कम हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक डालने से। बोलो, ये चीज तो कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर दो चार्जेस हैं, इनके बीच में अगर वैक्यूम है, तब फोर्स कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे पूरे में तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि फोर्स बिकम्स F/K। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बिकम्स E/K। अगर फोर्स घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी ε0 नीचे ही आता है, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, राइट। तो ε0 नीचे है इसलिए K भी नीचे ही आएगा, क्लियर है। यानी कि अगर तुमने कोई डाई इलेक्ट्रिक उसमें फिल कर दिया तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगा। अब आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो प्लेट्स के बीच का वही है, डिस्टेंस तो चेंज आपने किया नहीं है, राइट। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बस क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप K टाइम्स कम हो जाएगा। फिर आ जाओ कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस का फंडा एकदम क्लियर है। कैपेसिटेंस जब सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो ε0 A/D, क्योंकि ε0 ऊपर है, तो अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो अब क्या बनेगा, K ε0 A/D, यानी कि कैपेसिटेंस भाई साहब K टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, राइट। या फिर तुम यहां ये वाला फॉर्मूला लगा लो भाई, Q बराबर CV होता है तो C बराबर Q बाई V। चार्ज तो सेम रहा बट पोटेंशियल कितना हो गया, V बाई K। ये K जाएगा ऊपर तो कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो गया।
अगला है मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV²। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे, बोलो कैपेसिटेंस के टाइम्स हुआ, बोलो कैपेसिटेंस के टाइम्स हुआ, और पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाता है, पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाता है। लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो नीचे बनेगा के स्क्वायर, यहां के है, एक के से एक के कटेगा, बोलो भैया, तो एनर्जी हमारी के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। राइट है क्या, एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड बाई के टाइम्स। यानी कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक सेल लगा करके हम इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक, और हम सेल हटा दें, इसके फुल्ली चार्ज होने के बाद हम सेल हटा दें और कोई डाइलेक्ट्रिक अगर हम डालेंगे तो सिस्टम की एनर्जी के टाइम्स कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा और चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, बाकी सारी चीजें के टाइम्स कम हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हुआ, पोटेंशियल के टाइम्स कम हुआ और एनर्जी भी के टाइम्स कम हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा सर, ठीक है सर। अगर सेल कनेक्टेड है सर तो क्या होगा? बेटा अगर सेल कनेक्टेड है तो सेल का एक ही काम है भैया, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। अगर सेल कनेक्टेड है तो इसका सिंपल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट दिस टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? कांस्टेंट हो जाएगा। जरा चेक करो, Q बराबर CV होता है, सबको पता है सर, बच्चा बच्चा जानता है सर। E बराबर V/D, ये भी सब जानते हैं सर। एनर्जी हाफ CV², ये भी सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इस बार क्या होगा? जैसे क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, सो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज बना रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का सर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, पोटेंशियल सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा रहेगा मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ। कैपेसिटेंस का खेल क्या था भैया? कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A/D था, और जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला के एप्सिलॉन नॉट A/D, राइट है। अच्छा सर, चार्ज का सर क्या होगा? बेटा Q बराबर CV होता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ, ओवरऑल चार्ज कितने टाइम्स हो गया? के टाइम्स। Q बराबर CV होता है, राइट। फिर एनर्जी की बात करो तो सर एनर्जी होती है हाफ CV²। कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल सर सेम रहा, तो एनर्जी भी कितनी हो गई? के टाइम्स, राइट। यानी कि अगर सेल कनेक्टेड है और तुम डाइलेक्ट्रिक डाल दो, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगा, राइट। एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगा, चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा, राइट। यहां सब कुछ के टाइम्स हो रहा है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैसा रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया, इसको इंसर्ट करने का फायदा है, मेरे हिसाब से फायदा तब है जब वो बैटरी कनेक्टेड हो, राइट, क्योंकि एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यार, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आना चाहिए। डायरेक्ट बेटा इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये इसका रिवीजन आप लोग कर लेना। अब बात आई सर अब भी मन नहीं भर रहा है सर, तो क्या करें? अरे भैया देखो, सबसे पहले कंडक्टर पे हमने चार्ज स्टोर किया था, उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज चला गया था। तुम्हारा मन नहीं भरा, हमने कहा ऐसा करो, एक कंडक्टर लाओ, दूसरा लाओ, दोनों को जोड़ दो एक कंडक्टिंग वायर से। तुमने देखा सब कुछ चकाचक चल रहा था, लेकिन एनर्जी का लॉस हो गया, तो वो मेथड फेल हो गया हमारा। फिर हमने कहा ऐसा करो, एक कंडक्टर के बाद दूसरा कंडक्टर ले आओ, इंडक्शन होगा, कैपेसिटर बनेगा। तुमने कहा बहुत बढ़िया सर, बिंदास है, एकदम चकाचक मेथड चलता रहा। फिर जब तुम उसके डेप्थ में घुसे तो तुम्हें पता चला कि यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ाएंगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, दोनों का पोजीशन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, नेट पोटेंशियल घटेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन तुमने उसका मिसयूज किया, आप धड़ाधड़ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए पड़े, इनर वाला भी बढ़ रहा है, बाप बेटे की लड़ाई में माता जी बेचारी है परेशान हो रही है।
यानी कि जो मॉलिक्यूल्स थे उनके ऊपर स्ट्रेच बढ़ रहा था, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज खींच रहे हैं। एक समय ऐसा आया दोनों टूट गए। जैसे ही दोनों अलग हुए भैया अब वो कंडक्टर बन गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि सारा मेथड धरा का धरा रह गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। अब भी सर मन नहीं भर रहा, क्या करते? भैया ऐसा करो, तुम अभी भी मन नहीं भर रहा है तो कैपेसिटर्स को या तो सीरीज में कंबाइन करो या तो पैरेलल में कंबाइन करो, कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। तो आ जाओ जरा देख लेते हैं। अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाए तो लेट अस सपोज मैं 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों को मैं सीरीज में कंबाइन कर रहा हूं। एक सेल जोड़ा हमने, एक स्विच हमने जोड़ा, स्विच को फिलहाल क्लोज किया है हमने, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, देखो इधर से चार्ज निकलेगा, इससे होता हुआ वापस जाएगा। जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो करंट नहीं दिखाते, हम लोग वहां चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो एक ही होता है भैया, Q बराबर CV, राइट। तो चार्ज की बात करते हैं। तो एक बात यह समझ लेना कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3, बट चार्ज जो जाएगा तीनों में वो सेम जाएगा। और अब हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का डिवीजन हुआ तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। फार्मूला एक ही है, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 इज इक्वल टू Q बाई C2 इज इक्वल टू Q बाई C3। तो यहां पर देखो Q कॉमन है, कैंसिल होगा। 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, राइट। अब बात आई सर ये C क्या है? मेरे प्यारे बच्चों ये C है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सर इसका क्या मतलब है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह अगर एक कोई सिंगल कैपेसिटर में यूज करूं, इन तीनों की जगह अगर मैं कोई एक सिंगल कैपेसिटर यूज करूं, वही वाला सेल वही वाली स्विच में यूज करो, तो भैया यहां से चार्ज निकलेगा, इसमें चार्ज जाएगा। ठीक, ये सेम उतना ही चार्ज लेगा जितना ये तीनों मिलके ले रहे थे। क्यू चार्ज ये तीनों ले रहे थे, वही क्यू चार्ज ये भी लेगा। क्लियर है क्या? यानी इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह अकेला ये काम करेगा, और उस अकेले कैपेसिटर को, मतलब इन तीनों को हटाकर अगर एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो 1 बाई C इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप फॉर्मूला लगा सकते हो। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उतने के लिए, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सर, पैरेलल में देखो बेटा क्या होगा। इस बार हमने कुछ कैपेसिटर्स को ऐसे देखो पैरेलल में जोड़ रखा है, कुछ कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। ये प्लस माइनस है, इधर से फिर से चार्ज निकल रहा है। जैसे ही चार्ज यहां पर पहुंचेगा बेटा, इस बार चार्ज डिवाइड होगा, इधर Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा और इसमें Q3 जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। पैरेलल में ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो पोटेंशियल पूरे सर्किट का है वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, राइट। यानी कि इस बार चार्ज सभी कैपेसिटर्स में डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। क्लियर है क्या? सब लोग बात ध्यान से भैया सुन लो, ध्यान से सब लोग सुन लो। क्लियर है क्या? इस बार डिवीजन क्योंकि चार्ज का हुआ है तो बेटा हम लोग लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर CV होता है, इसको मैं लिखूंगा C1V, इसको मैं लिखूंगा C2V, इसको मैं लिखूंगा C3V। V कॉमन है, हटा दो। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस C का फिर से मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसका मतलब है इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह अगर एक सिंगल कैपेसिटर हम कोई लगाएंगे तो उसकी वैल्यू C के बराबर है। तो फार्मूला सिंपल आ गया।
क्लास 10th में आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, अगर रजिस्टर्स सीरीज में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था, पैरेलल में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। यहां पर फार्मूला उल्टा आता है, सीरीज में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक, इसको हम लोग एज इट इज भाई साहब यूज कर लेंगे। तो आ जाओ, आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दिखा देता हूं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 microfarad and 6 microfarad arranged in series are connected in parallel with third capacitor 4 microfarad. The arrangement connected to 6 volt battery. Calculate total energy stored in all capacitors. अच्छा भाई देखो देखो, C1 और C2 बेटा सीरीज में है, तो ये रहा C1, ये रहा C2 सीरीज में है, इनके साथ एक C3 वाला कैपेसिटर पैरेलल में है। तो ये C1 है, ये C2 है, ये हमारा C3 है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे किसी एक सेल से कनेक्टेड है, और वो सेल था हमारा 6 वोल्ट का। ठीक, जरा चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये था 3 माइक्रोफैरेड, ये था 6 माइक्रोफैरेड, और ये था हमारा 4 माइक्रोफैरेड। बिकॉज C1 एंड C2 आर इन सीरीज, क्योंकि C1 C2 दोनों ही सीरीज में है भाई, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होगा क्या? तो 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/6 माइक्रोफैरेड, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो ये 3/6 आ जाएगा। ये 1/C था मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, तो 6 की वैल्यू 6/3 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह एक सिंगल कैपेसिटर में लिख सकता हूं, कौन सा? 2 माइक्रोफैरेड। नाउ इन दोनों की जगह जो सिंगल कैपेसिटर आया बेटा वो C है, वो C इस वाले C3 के साथ किसमें है? इन दोनों की जगह C आया, वो C इस C3 के साथ किसमें? नाउ C एंड C3 आर इन पैरेलल। भाई C और C3 किसमें है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? पैरेलल में। पैरेलल में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C3। जो कैपेसिटर्स पैरेलल में है चुपचाप उनको जोड़ दो। तो भैया सीधे सीधे तुम जोड़ो, ये था 2 माइक्रोफैरेड, C3 की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरेड। जैसे ही ऐड करेंगे बोलो 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना निकला? 6 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसको और इसको, इन तीनों की जगह पर जो सिंगल कैपेसिटर होगा दैट विल बी 6 माइक्रोफैरेड। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 6 माइक्रोफैरेड। इसका पोटेंशियल हमको पता है 6 वोल्ट, तो क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूं पूरे सर्किट की? क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूं? हां सर, हाफ CV² सर, हाफ कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड, तो 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है सर? 6 के बराबर, 6 का स्क्वायर करेंगे सर 36, ये कैंसिल कर देगा भैया, 3 आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देख लो, ये कितना आ जाएगा हमारा? 108 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। ये हमारा आंसर हो गया, 108 माइक्रो जूल। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से चेक कर लो बेटा, जल्दी से चेक कर लो, क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? देख लीजिए, 108 इंटू 10⁻⁻4 और हम लोगों ने 108 लिखा है इंटू 10⁻⁻6, एक ही बात है, राइट? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड ईच। सभी का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है। दे आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बता दो। एक चीज समझो भाई, C1 और C2 हमारा किसमें है? सीरीज में। चेक कर लो भाई, यहां से अगर कुछ Q चार्ज निकलेगा तो बोलो इधर Q1 जाएगा और इधर Q2 जाएगा। Q1 वाला चार्ज इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है।
Q1 वाला ही चार्ज इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है, राइट। इधर से Q1 आ रहा होगा, इधर से घूम करके Q2 आ रहा होगा, टोटल इधर Q चला जाएगा। इधर से Q1 आएगा, इधर से Q2 और टोटल जुड़ के फिर से Q चार्ज वापस चला जाएगा। सेल का नेचर होता है जितना चार्ज देगा उतना ही चार्ज वापस ले लेगा। पॉजिटिव में जितना चार्ज दिया निगेटिव में उतना ही चार्ज वापस ले लेगा भैया, ये सेल का नेचर, राइट। तो C1 और C2 बेटा किस में हुए? C1 और C2 किस में हुए? सीरीज में। अगर C1 और C2 सीरीज में है तो क्या मैं उनका इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल, 1/C1 प्लस 1/C2। तो जरा देखो 1/C बराबर C1 और C2 सब 6 माइक्रोफैरेड है, तो 1/6 प्लस 1/6 यहां से अगर मैं C की वैल्यू निकालूंगा क्या वो 6/2 यानी कि 3 माइक्रोफैरेड आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 माइक्रोफैरेड आएगा। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? 3 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान से बेटा सोचो, एक सेल है, सेल के एक तरफ लगा हुआ है मान लो 3 माइक्रोफैरेड और एक तरफ लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरेड। सेल एक ही है ना? सेल के एक तरफ ये एक तरफ वो है, क्या ये दोनों पैरेलल में हो गए? बेटा सोचो सोचो, C एंड C3 क्या ये पैरेलल में हो गए? अगर C और C3 पैरेलल में हैं तो C इक्विवेलेंट होगा C प्लस C3। तो बेटा C कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, C3 कितना है? 6 माइक्रोफैरेड, यानी कि 9 माइक्रोफैरेड। ये इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया? है ना? तो हमसे फिलहाल सेकंड पार्ट में कहा गया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हम आंसर लिख देंगे भैया 9 माइक्रोफैरेड। तो ये एक हिसाब से आप देखो तो हम लोगों ने पहले सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। थर्ड भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन बता दो सिस्टम। इस पूरे नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो भैया एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ CV² होता है। पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस मैं निकाल चुका हूं 9 माइक्रोफैरेड और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल है 12 वोल्ट के बराबर। तो जरा सोच लो, 1/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 144। 144 मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इसको कैंसिल करके 72 आ जाएगा। 72 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 18 और 64 है ना? 64 ये बन गया इंटू 10 की पावर -6। तो मैं 100 का इधर डिवाइड में कर रहा हूं तो मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस शुड बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी कौन सा पार्ट हमारा बचा है? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बचा है कि भैया हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बता दो। आ जाओ एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप C3 के लिए बात करो। फॉर C3 आप बात करो। देखो, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो ना Q बराबर CV, आपको बस एक बात ध्यान देनी है, जिस कैपेसिटर के लिए लगा रहे हो उसी का वोल्टेज होना चाहिए और उसी का चार्ज होना चाहिए। जिस कैपेसिटर की बात कर रहे हो उसी का कैपेसिटेंस, उसी का वोल्टेज, उसी का चार्ज, राइट। तो अगर मैं C3 की बात कर रहा हूं तो बेटा C3 का चार्ज हमें निकालना है। C3 का चार्ज हमें निकालना है, उसको मैं नाम दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको मैं नाम दे रहा हूं Q2। उसको मैं नाम क्या दे रहा हूं? Q2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना चार्ज आ रहा है भैया? अकॉर्डिंग टू डायग्राम दैट इज Q2। ठीक, तो Q बराबर CV। कैपेसिटेंस कितना है उसका? कैपेसिटेंस कितना भैया? 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 इंटू 10 की पावर -6। और वोल्टेज कितना है मेरे प्यारे बच्चों? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है भैया? ये 12 वोल्ट है तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। क्या C3 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा? क्या C3 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा? राइट है क्या? तो 12 छंग 72 हो गया माइक्रो कूलम। भाई साहब Q3 पर कितना? Q3 पर सॉरी C3 पर कितना चार्ज गया? क्या ये समझ में आ गया? हाँ सर, क्लियर है सर। अच्छा,
नाउ फॉर C1 एंड C2, दोनों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि C1 C2 दोनों सीरीज में है और दोनों में चार्ज बोलो सेम जा रहा है, कितना? Q1। तो कोई एक निकाल लो भैया, है ना, दोनों में सेम ही होगा, तो Q1 चार्ज हमें निकालना है भैया। फिर से फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर CV। लेकिन ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ये 12 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट गया है, इन दोनों के अक्रॉस भी कितना है? 12 वोल्ट है। इन दोनों के कंबाइंड जो इक्विवेलेंट आया ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था? 3 माइक्रोफैरेड। उस 3 माइक्रो, भाई इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल में लगाता 3 माइक्रोफैरेड का, उस 3 माइक्रोफैरेड के अलोंग जो पोटेंशियल है वो कितना है? 12 वोल्ट। कुछ बात समझ में आ रही है क्या आपको? ध्यान से बेटा सुनो, ध्यान से सुनो। C1 और C2 का जो इक्विवेलेंट है कितना? 3 माइक्रोफैरेड। सो 3 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। सो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12 × 36 माइक्रो कूलम। क्लियर है क्या? तो बेटा जरा देखो, जरा देखो खेल क्या हो रहा है। इधर की तरफ चार्ज कितना जा रहा है? 72 माइक्रो कूलम। ठीक, इधर की तरफ चार्ज कितना जा रहा है? 36 माइक्रो कूलम। 36 माइक्रो कूलम, राइट है क्या? ठीक है, तो इधर से 72 माइक्रो कूलम जा रहा है, इधर से 36 जा रहा है, राइट। और ये पूरा सिस्टम है, तो कितना टोटल निकल रहा होगा? अगर आपका कभी मन है तो आप इनको ऐड कर लेना भैया, तो ये 108 माइक्रो कूलम आ जाएगा। इतना चार्ज टोटल निकल रहा था और कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा था, राइट है क्या? बढ़िया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से बस करने की जरूरत है। आंसर देखो, 3 माइक्रोफैरेड 1 और 2 का इन्होंने निकाला है, ठीक। इक्विवेलेंट देखो 9 माइक्रोफैरेड निकाला है, हम लोगों ने निकाला था। चार्ज ऑन Q1 और Q2 है 36 और इस पर है 72, राइट। टोटल एनर्जी सिस्टम की है 6.48 इंटू 10 की पावर -4, तो 6.48 इंटू 10 की पावर -4 बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने भी भैया सेम आंसर निकाला है, हम लोगों ने भी भाई साहब सेम आंसर निकाला है। क्या ये बात क्लियर है? राइट। देखो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है ना यार, खाली देखने से नहीं बनेगा, करो, पेन उठाओ, पहले दिमाग चलाओ फिर पेन उठाओ। सर दिमाग ना हो तो भैया पहले ऊपर वाले माले को थोड़ा भरो, ऊपर वाले माले में थोड़ा कुछ भरो, है ना। और वो भरेगा कैसे? मेहनत से, प्रैक्टिस से। अगर आपका बेस नहीं स्ट्रांग है तो पहले बेस स्ट्रांग करो। 11th क्लास की कुछ बेसिक चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए, ठीक। उनके बाद 12th का जो हम लोग का ये सेशंस हैं, जो लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 1 के लेक्चर 1 से देखना शुरू करो, और जितना फास्ट देख सकते हो, जितना जल्दी कवर कर सकते हो उतना जल्दी कवर करो। क्योंकि बेटा एक समय ऐसा आता है, अभी तो आप लोग हमारे साथ चल रहे होंगे या कुछ बच्चे 2-3 लेक्चर आगे पीछे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब टीचर बहुत आगे निकल जाएगा, पता चला टीचर पढ़ा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और बच्चा पढ़ा हुआ है यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर ही नहीं खत्म हो रहे हैं उससे। तो फिर टीचर आगे आगे भागता रहेगा, तुम पीछे पीछे दौड़ते रहोगे और कभी तुम टीचर को पकड़ नहीं पाओगे, तो कभी भी आपका सिलेबस टाइमली नहीं चलेगा। इसलिए अगर कुछ छोटा मोटा कुछ छूट गया है, कुछ बैकलॉग हो गया, जितना जल्दी कर सकते हो करो, और करना तुम्ही को है। अब कई बार बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, निकाल लेते हैं आईडी वाईडी, फिर मैसेज करते हैं सर बैकलॉग हो गया क्या करें। अब तुम बताओ उसमें सर क्या करें? बैकलॉग हो गया है, लेक्चर आपसे छूट गए हैं या आपने बाद में ज्वाइन किया है, बेटा कवर तो तुम्ही को करना है। देखो कड़वा सच है, लेकिन कवर तो तुम्ही को करना है, टीचर कुछ नहीं कर। टीचर सिर्फ एक सजेशन दे सकता है, भाई जल्दी कर लो, इसके अलावा कोई जवाब नहीं हमारे पास। जल्दी कर लो बस बेटा, जितना फास्ट हो सके करो उसको, यही हर टीचर कहेगा बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। भाई हम उसको कम कर नहीं सकते, अब जो है सो है, जो सिलेबस में वो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और बेटा शुरुआती जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं, बाद वाले चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं, राइट है। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। अगला देखो, 800 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. After some time the battery is disconnected. ठीक, the capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? अच्छा भाई देखो जरा, पहले सिस्टम की आप इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ CV² हो जाएगा।
यानी कि 1/2 800 पिको फैरेड यानी 10 की पावर -12। वोल्टेज कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स के बराबर, राइट। तो इन्होंने पहले क्या किया, उसको चार्ज कर लिया, कुछ समय के बाद बैटरी हटा दी गई, बैटरी रिमूव हो गई। नाउ कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिको फैरेड कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, है ना। कह रहे अब एनर्जी का क्या होगा। भैया एक चीज बताओ, अगर तुमने एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर में कनेक्ट किया, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला आप सबको सिखा रखा है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है। कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो तब यूज हुआ था जब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर में जो जोड़ा था हमने, सर ये तो कैपेसिटर है। सर भैया कैपेसिटर भी तो कंडक्टर है, सेम ही तो है, वो भी तो कंडक्टर है। तो आपने क्या किया है, एक कैपेसिटर को दूसरे में कनेक्ट किया, कॉमन पोटेंशियल हो गया। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू C1V1, देखो C1 कितना है 800 पिको फैरेड, 800 पिको फैरेड। V1 कितना है 100 वोल्ट, ठीक ठीक। दूसरे में जिसमें कनेक्ट किए हो 800 पिको फैरेड, वो भी है लेकिन उसका अभी कोई पोटेंशियल नहीं है। डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 800 800 1600 पिको फैरेड हो जाएगा भैया, राइट। तो ये कितना बनेगा, 800 से 1600 काटोगे 1/2, सही है क्या। ये तो 0 ही हो गया। ये कितना बना 8 इंटू 10 की पावर, ये दो -8 है ना, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर -10, 8/16 बोलो 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर 2, तो क्या ये 50 वोल्ट आ जाएगा। 50 वोल्ट पोटेंशियल है फाइनली दोनों का। अब बेटा फाइनल एनर्जी बता दो, हाफ C1V² पहले की एनर्जी, हाफ C2V², सर दूसरे की एनर्जी है। एक कैपेसिटर को दूसरे में जोड़ दिया, दोनों का पोटेंशियल बेटा सेम हो गया, लेकिन दो कैपेसिटर्स हो गए ना भाई, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। अब भैया C1 C2 दोनों का सेम है 800 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल भी दोनों का सेम है 50 वोल्ट, तो क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो भैया ये 1/2 वाला टर्म केवल हट जाएगा, सो दिस विल बिकम CV²। बोलो यार, तो आ जाओ वैल्यू रख देते हैं। C का मतलब हो गया 800 पिको फैरेड, V² मतलब 50 का होल स्क्वायर, राइट। 1/2 केवल हट गया, तो कितना हुआ 800 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई 50 गुणे 50, राइट है क्या। ये हो गया भैया 25 गुणे 8 200 इंटू 10 की पावर, देखो इंटू 10 की पावर -12 है, ये 2 है, ये भी 2 है, -8 बनेगा, है ना। सो दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स। मेरे प्यारे बच्चों हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई। पहले एनर्जी ये थी, अभी एनर्जी ये है, राइट। पहले एनर्जी थी इतनी ज्यादा थी, अभी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, राइट। क्लियर है क्या। तो कितनी एनर्जी स्टोर कर दिए हो, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। क्या ये बात एकदम क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे एनर्जी का डिफरेंस पूछते तो आप बता देते भैया एनर्जी का लॉस हुआ है। एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ने में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, तो यहां भी सर एनर्जी का लॉस हुआ है। पहले था सर 4 इंटू 10 की पावर -6 जूल, अभी है सर 2 इंटू 10 की पावर -6 जूल। सर एनर्जी का लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6 जूल का। सर कितना स्टोर हुआ है, सर उतना ही, जितनी फाइनल एनर्जी उतना ही स्टोर हुआ है, सीधी सी बात है। क्लियर है क्या मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। आज के सेशन में एक क्वेश्चन और देख लो, चैप्टर लगभग खत्म हो गया आपका, सारे कॉन्सेप्ट जो सिखाने थे सब कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इसके तरह तरह के और क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको बस मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और देख लो, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ दिया जाता है भैया, अक्सर पूछ देते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं
कि एक ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक कोई यहां पर मीडियम डाला गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K1 है, दूसरा कोई मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भैया K2 है। ठीक, प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन जो है वो D के बराबर है, हमसे कह रहे हैं सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। इस केस में भी बता दो और इधर वाले केस में भी बता दो। फिर से ये K1 है और इधर वाले केस में ये फिर से भाई साहब K2 है। क्लियर? देखो बेटा एक चीज समझो, अगर मैं इस पहले वाले, अगर सबसे पहले मैं इस वाले डायग्राम की मैं बात करता हूं, इस वाले डायग्राम में अगर मैं एक कैपेसिटर ये वाला बनेगा ना, इस वाले कैपेसिटर के लिए अगर मैं कहूं तो क्या ये K1 एप्सिलॉन नॉट A by D होगा? लेकिन सोचो K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना है भैया? आधे एरिया में ये हो गया, आधे में ये हो गया, तो क्या ये एरिया A by 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों? K1 एप्सिलॉन नॉट A by D होता, डिस्टेंस तो पूरा ही पूरा है। ठीक, C2 की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो वो कितना होगा भाई? K2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी आधा एरिया में है, तो A by 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। अब जरा सोचो, अगर इधर से Q चार्ज आएगा, अगर Q चार्ज आएगा तो क्या वो Q चार्ज दो पार्ट में बटेगा? इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2 मेरे प्यारे बच्चों। अगर चार्ज बट गया तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। ये देखने में लाइन से लग रहा है लेकिन ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल। तो C1 एंड C2 दे आर इन पैरेलल। अगर C1 और C2 मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना होता है? C1 प्लस C2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, राइट? तो ये तुम्हारा बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D टाइम्स K1 प्लस K2। दिस इज C इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या? देख लो बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आया। यहां पर देखो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, C1 कितना है? K1 एप्सिलॉन नॉट, पूरा एरिया इस बार है लेकिन डिस्टेंस आधा है। C2 कितना है? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डिस्टेंस कितना है? D बाई 2। तो ये 2 जाएगा भैया ऊपर, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये कितना बनेगा? 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर ये दोनों की बात किया जाए, खुद ही सोच लो, इस बार अगर कोई चार्ज Q आएगा, बोलो वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, यानी कि C1 एंड C2 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर C1 C2 दोनों सीरीज में है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप सीरीज में ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हो। कुछ बच्चे अब कंफ्यूज हो गए होंगे, ये कहां से आया? बेटा इसका एलसीएम लो, उल्टा करो तो C की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यही आएगी, आप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद का मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग को C की वैल्यू निकालनी है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू आपके सामने है 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई बेटा जब करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा बनेगा 4K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और एक और आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देख लो भैया, 2 इंटू 2 4 हो गया, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन करेंगे तो बेटा ये बचेगा K1 प्लस K2। देख लीजिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, कुछ कैंसिल भी हो रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D से एप्सिलॉन नॉट A बाई D कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा। सो आंसर कितना आया हमारा? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
ये निकल करके आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकल करके आई है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि ये था उसमें ये वैल्यू निकल करके आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूछा जाता है बेटा, पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सो आज के इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। कहेंगे सर पहली बार आज आप लोगों ने आज आपने 55 मिनट में सर क्लास छोड़ दिया है, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। आप लोग अक्सर बहुत सारे बच्चे क्लास में कहते थे सर टाइम हो गया, सर शैलेंद्र सर तो बिना टाइम देखे पढ़ाते हैं। सही बात है, बिना टाइम देखे ही पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, तो मजबूरी है। तो आज हमने ये सेशन आपका थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर दिया है। ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लाइव क्लास होगी और उसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप एक बार चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, फिर इसके और न्यूमेरिकल्स लगाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं सर चैप्टर बहुत बढ़िया से आ गया, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ो। जो भी आप चाहते हो वो आप लोग कमेंट करिएगा। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा हम लोग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल अभी एक लेक्चर में कम से कम और लूंगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। अलग अलग वैरायटी के और क्वेश्चंस लेंगे, है ना, वो मेरी तरफ से होगा। बाकी उसके आगे जो आप लोग चाहेंगे वो हम कर देंगे। चैप्टर 3 की तरफ भी मूव कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल नहीं है। तो इस लेक्चर की भी रेटिंग करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग के कमेंट्स ही हम लोग की एनर्जी है, वही हम लोग को मोटिवेट करता है और ज्यादा जी तोड़ मेहनत करने के लिए। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल चलते हैं, अगले लाइव क्लास में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखें और जम के पढ़ाई करते रहें।